नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने वाले बिल को विधानसभा में मंजूरी मिल गई। बिल में जो ओबीसी के आरक्षण की सीमा थी 50%, उसे बढ़ाकर 65% करने के प्रस्ताव को सभी ने स्वीकार कर लिया और इस प्रस्ताव का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी किया है। जबकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर, जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर सीधे बोलने से बचती रही है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण 10% निर्धारित हुआ था, केंद्र सरकार ने किया था, उसे मिलाकर अब बिहार में कुल आरक्षण 75% हो जाएगा और इससे एक नए तरीके का सामाजिक समीकरण भी बनेगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले जातीय जनगणना फिर उसी के मुताबिक आरक्षण बिल विधानसभा में पास करवाकर नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाले एनडीए को 2024 में बड़ी चुनौती पेश कर दी है। या यूं कहा जाए कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक तो बहुतेरे बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये कदम एक बड़ा दांव माना जा रहा है। क्या इसे विपक्ष का ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं कि मंडल वर्सेस कमंडल का दंगल जो दिल्ली के लिए हो रहा, क्या ये इसे इस तरीके से कहा जा सकता है, या फिर ये कुछ और तरीके से समीकरण साधेगा? लेकिन मोटे तौर पर राजनीतिक विश्लेषक और जो राजनीति के समझदार लोग हैं वो मानते हैं कि विपक्ष का, इंडिया वाले गठबंधन का ये ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है। मंथन में आज यही बड़ा सवाल। पांच राज्यों के चुनाव के कारण इधर कभी 1-1.5 महीने 2 महीने से जो इंडिया वाला गठबंधन है वो चर्चा से धीरे धीरे गायब हो रहा था। पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर सुस्ती का आरोप लगाकर एक तरीके से इस गठबंधन को एक बार चर्चा में वो फिर से लेकर आए और उस ब्रह्मास्त्र को चर्चा में लेकर आए जो उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना के रूप में उसका सूत्रपात किया था या उसके भ्रूण को रोपा था। बिहार में जातीय जनगणना की कोर्ट में भी लड़ाई लड़कर नीतीश कुमार की सरकार ने वहां जातीय जनगणना कराई और जो उसके नतीजे आए उसके मुताबिक जो कांग्रेस का नारा है, जो इंडिया वाले गठबंधन का नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस फार्मूले पर, हालांकि ये फार्मूला कभी लोहिया जी ने दिया था और राजनीतिक तौर पर जमीन पर इसे मान्यवर कांसीराम ने उतारा और बहुजन मूवमेंट खड़ा किया। तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने कांसीराम और लोहिया के उस बहुजन मूवमेंट को एक नए स्वरूप और नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है इस आरक्षण के जरिए। और विधानसभा में जो उन्होंने 75% आरक्षण को आज पास करवाया, बीजेपी की मजबूरी थी इसके साथ खड़े होना। पिछले दिनों अमित शाह बिहार में थे और उन्होंने कहा कि जब ये निर्णय हुआ था जातीय जनगणना का तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल थी और इस निर्णय में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। नीतीश कुमार अकेले इसका क्रेडिट नहीं ले सकते, भारतीय जनता पार्टी की वजह से जातीय जनगणना हुई है। अमित शाह जैसे बड़े लीडर को अगर ये कहना पड़ रहा हो तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की जो यॉर्कर टाइप गेंदे हैं, चूँकि क्रिकेट का मौसम चल रहा है, विश्व कप चल रहा है, तो उसी अंदाज में मैं कहने पर मजबूर हुआ कि जो नीतीश कुमार की जो यॉर्कर टाइप गेंदे हैं उनको खेलने पर बीजेपी के नेता और पार्टी मजबूर हो रही है। वास्तव में जो जातीय जनगणना और ओबीसी और आरक्षण का मसला है, इसको लेकर संघ और भाजपा बीच बीच में तमाम तरीके के उनके नेताओं के बयान आते रहे, इसको लेकर वो निशाने पर भी रहे हैं। और जो विपक्ष है वो बीजेपी को निशाने पर रखता है कि वो आरक्षण के कतई हिमायती नहीं है, लोगों जो ओबीसी हैं उनको उनका अधिकार नहीं देते। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने
अपने सारे पूर्व नेताओं का, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने भी जाति जनगणना नहीं कराई, जब भी आगे जब तक वो प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी ने भी नहीं कराई। इंदिरा गांधी का वो नारा भी आजकल खूब टीवी चैनलों पर दिखता है, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो इस तरह के नारों को भी कहा जा रहा है कि वो तो जात पात की समर्थक नहीं थी, और उनके जो उत्तराधिकारी हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग जात पात की बात कर रहे हैं। बीजेपी को इसमें बहुत ऐतराज़ है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी क्लियर कर चुके हैं कि जब भी उनके यहाँ अगर उनके पूर्वजों ने कोई गलती की है तो वो सुधार रहे हैं। राहुल गांधी कई मंचों पर ये कह चुके भाई वो सुधार रहे हैं, अब वो आरक्षण के हिमायती हैं और पूरे देश का एक्सरे चाहते हैं। और कांग्रेस का जो क्लियर स्टैंड है उसको लेकर, बल्कि कांग्रेस ने कुछ ज़्यादा ही ओबीसी का राग अलापना शुरू किया, उससे गठबंधन के नेताओं को भी दिक्कत हो रही है। अखिलेश यादव छिटके फिर रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता वो गठबंधन में रहेंगे, उनको दिक्कतें हैं। आज मंथन के लिए हमने समाजवादी पार्टी के गेस्ट को भी आमंत्रित किया था, लेकिन ये कहा गया कि मना है। यही हाल बीजेपी का है। बीजेपी के जो पैनलिस्ट हैं वहाँ से भी ये कहा गया कि इस मुद्दे पर बोलना मना है। पता नहीं क्यों बोलना मना है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर अगर बोलना मना है तो फिर क्या राजनीति, किस बात की फिर राजनीति। खैर, विधानसभा के अंदर आज चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने एक तरीके से वो फालिन हो गए, बहुत नाराज हो गए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर। जीतन राम मांझी इस वक्त सदन के सदस्य हैं और उन पर वो भड़क गए। इस पर जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया। पूरे मामले पर बीजेपी ने, जो मांझी पर एक तरीके से नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कह दिया, बड़ा झल्लाए हुए। इधर देखने में आ रहा है कि 2-4-5 दिनों से जैसे वो महिलाओं का बयान नीतीश कुमार का, वो भी इंतहा थी, और आज जिस अंदाज में वो नाराज हुए वो भी इंतहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसी क्या बात हुई है जो आजकल नीतीश कुमार इतना झल्लाए रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जीतन राम मांझी को जो मुख्यमंत्री बनाया यह मेरी मूर्खता थी, मेरी मूर्खता की वजह से वो मुख्यमंत्री बन गया, इस लायक नहीं थे वो। ऐसा उनका जो ऐसा साउंड कर रहे थे। और ये कटाक्ष करते हुए जब जीतन राम मांझी के बारे में उन्होंने इस बात को कहा तो वास्तव में एक बार बीजेपी के सदस्यों ने विरोध किया तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई गवर्नर बना दीजिए अगर इतनी ही आपको चिंता है जीतन राम मांझी के। बीजेपी के लोगों ने हंगामा किया सदन में और पूरी तरीके से नीतीश कुमार ने बार बार इस बात को कहा कि ये मेरी मूर्खता थी। अब इसको किस तरीके से देखा जाए, मुझे नहीं लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में एक अलग तरीके का संदेश और संकेत ये देंगी। लेकिन इस बवाल के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के केवल सिंह ने प्रदर्शन भी किया और काफ़ी देर तक ये कार्रवाई स्थगित रही। जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि जाति जनगणना कागजी हुई है, धरातल पर कोई गया ही नहीं है। यह बात ही हम कहना चाहते थे लेकिन हमें बोलने नहीं दिया गया। नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस कारण ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी ने भी ये मांग विधानसभा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उठाई और कहा कि नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला किया और कहा कि जीतन राम मांझी का अपमान किया, महादलित का अपमान है, नीतीश कुमार तुरंत माफ़ी मांगे। विजय सिन्हा ने कहा नीतीश कुमार ने दलितों का अपमान किया, जैसा कि मैं कह रहा था वो कहेंगे, और वो दलित विरोधी हैं। खैर, इस पूरे प्रकरण पर जो बिहार विधानसभा में 75% आरक्षण को मंजूरी मिली उस पर पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव ने बधाई दी है बिहार की जनता को और उन्होंने कहा है कि बिहार में अब वो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण दायरा 50-65 से लगातार 50 से 65% कर दिया गया और टोटल आरक्षण 75% किया गया। लालू यादव ने इसे एक तरीके से बहुत ही बड़ा कदम बताया और धीरे धीरे इस मुद्दे को लालू प्रसाद यादव लगातार उठा रहे हैं। जो ईबीसी हैं यानी कि एक्सट्रीम जो पिछड़े हैं उनको लेकर उनका जो आरक्षण है, ईबीसी का एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है जो इसको कहते हैं ईबीसी को, उनका आरक्षण 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। तो ओबीसी के लिए आरक्षण की बात
वो भी 12% से एक तरीके से 15% कर दी गई। उस आरक्षण के नाम पर पूरा का पूरा सारा गुणा गणित है। और आपकी स्क्रीन पर इस दौरान हमारे सहयोगी ने वो सारी चीज़ें दिखा भी दी कि क्या गणित है, क्या वो है। इधर हम लगातार चीज़ों को विश्लेषित कर रहे हैं और हमारे सहयोगी अपना काम कर रहे हैं और शानदार तरीके से कौन कहाँ क्या किन राज्यों में क्या स्थिति है, नीतीश का आरक्षण फार्मूला क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर एक एक चीज़ स्पष्ट है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राम का नाम बीजेपी का काम करेगा या आरक्षण ये काम करेगा। दो तस्वीरें नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की, जो नीतीश कुमार ने क्या कहा, जीतन राम मांझी ने उस पर पलटवार क्या किया, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले विधानसभा में ये आरक्षण वाला बिल पास हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष को जरा सुन लिया जाए। जो इसके विपक्ष में ना कहे, मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। सुनिए ना, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ। सर्वसम्मत से विधेयक पारित हुआ। नीतीश कुमार जो नाराज हुए, झल्लाए जीतन राम मांझी पर। जीतन राम मांझी ने क्या किया, एक मुख्यमंत्री है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। भाग के चलाया था सात पार्टी में अध्यक्ष महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत बात, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? आरक्षण दे देते हैं, नामांकन का नियम बना देते हैं, लेकिन क्या हम किया है? बाबा भीमराव अंबेडकर में जब आरक्षण की बात दी थी तो हर 10 वर्ष पर समीक्षा की बात उन्होंने की थी। आज तक समीक्षा कोई नहीं किया है। यही बात हमने उठाया और हमने कहा कि गजेटेड ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका रोस्टर 1971 से लागू है और उस समय से आज तक कम से कम 16% आरक्षण मिलना चाहिए था प्रमोशन में, लेकिन आज मात्र 3% आरक्षण है। 16% करने में बहुत समय लगेगा, ये हम कहना चाह रहे थे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री चमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक बार कहते हैं
हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भैया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअट होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए। सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई अपनी असफलता को छिपाने के लिए उन्होंने उनको एक सीधे साधे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि उनको अपनी असफलता छिपानी थी। वार पलटवार जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक इतने बड़े नेता को विधानसभा के अंदर तुम तड़ाम कहना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने खुद कहा कि भाई नीतीश कुमार को ये शोभा नहीं देता। इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में बीजेपी एमएलसी ने विधान परिषद के बाहर प्रदर्शन किया। वो दृश्य भी आपको हम दिखा देते हैं। कितना मुर्दाबाद कर रहा है। आंगनबाड़ी सेविका बेचारी महिला ज्यादा से ज्यादा गरीब है, एक सेट कपड़ा लेकर चली है। कम से कम सरकार को यह तो शर्म करना चाहिए कि महिलाओं को पानी से भिगाकर जिस तरह से उनके इज्जत को तार तार करने का प्रयास किया गया है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा। और आज अभी से आधा घंटा पहले तीसरा दिन आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर फिर से लाठीचार्ज उप मुख्यमंत्री के घर के सामने हुआ है। और इतना ही नहीं, बेशर्मी की हद पार करके फिर उनको भिगाने का काम, पानी बरसाने का काम किया गया है। अब वो आंगनबाड़ी सेविका जो कि भूखमरी के कगार पर आकर अपने अपने तरीके से सरकार को घेर रहे हैं। विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार जब आपे से बाहर हुए तो वहाँ जीतन राम मांझी ने मोर्चा लिया, और अब बीजेपी के नेता आंगनबाड़ी महिलाओं पर जो लाठीचार्ज, पानी की बौछार, उसको लेकर भी सरकार को घेर रहे हैं चौतरफा। और ये युद्ध लगातार जो हो रहा है, चुनावी रणनीति है। अगर देखा जाए, अगर इसको कहा जाए कि मंडल बनाम कमंडल का मसला है, तो अब तेजी से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राम मंदिर के भव्य स्वरूप को जन जन तक पूरे देश में पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। आज योगी पूरी सरकार के साथ में, आज पूरी सरकार रामलला के द्वार थी, उनके चरणों में थी। उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार मुख्यमंत्री समेत लाव लश्कर के साथ वो पहुंचे, और वहां कई महत्वपूर्ण 14 महत्वपूर्ण फैसले, कैबिनेट की बैठक भी वहां पर हुई। और इस बात को जोर शोर से प्रसारित एवं प्रचारित किया गया कि रामलला के चरणों में कैबिनेट की बैठक और पूरी सरकार, और एक तरीके से क्लियर कर दिया गया कि भाई ये एजेंडा भी इनका यही है और काम भी यही है कि ये बिल्कुल इसी एजेंडे पर चलेंगे, और हिंदुत्व के एजेंडे पर मसला है, राम का नाम लेकर ही 2024 में जाएंगे। बहुत तेजी से बार बार ये भी कहा जा रहा है बहुत सारे कि 2022 में जो सरकार बनी उसके बाद लगातार 2024 में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको बेहद भव्य बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले एक पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो एक अलग तरीके से माहौल बनाने की कोशिश चल रही। इस बार जो दीपोत्सव होगा अयोध्या में, वो भी अद्भुत और भूतों न भविष्यतों वाला होगा, उसकी ऐसी तैयारी की गई है। और ये अपने आप में एक अद्भुत तरीके से ये इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। एक माहौल, बहुत ज़बरदस्त माहौल बनाया जा रहा है। तो एक हमने वो तस्वीर दिखाई, इंडिया वाले गठबंधन के मुख्य घटक जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस भी शामिल है बिहार की सरकार में। उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया, आरक्षण वाला दांव। और राहुल गांधी और जो उनके क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो जहाँ जहाँ चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, वो हर जगह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना कराएंगे, और इसी तरीके से जो उसका आउटकम निकलेगा, रिजल्ट जो आएगा, उसी के अनुसार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। ब्यूरोक्रेसी में भी हम हिस्सेदारी देंगे, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, हर जगह उन्होंने इस बात को कहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं इनको भी काफ़ी इफेक्ट होने वाला है। लेकिन असली लड़ाई जो 24 को लेकर है, जो कमंडल
का मसला पूरी तरीके से वो उत्तर प्रदेश इसका लॉन्चिंग पैड है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, उसे नहीं भूलना चाहिए विपक्ष को कि अब ये वो वाली बीजेपी नहीं है पुरानी वाली, अब कमंडल के अंदर भी मंडल है। तो केवल अब इससे काम नहीं चलेगा कि मंडल बनाम कमंडल नहीं होगा, कमंडल और मंडल, कमंडल के अंदर भी मंडल है। ये थोड़ा चक्रव्यूह जैसा होगा और इसे क्या नीतीश कुमार, राहुल गांधी और जो लोग हैं क्या भेद पाएंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। एक ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद मेरे साथ कुछ मेहमान होंगे। ब्रेक से लौट आए हैं, हमारे साथ दो मेहमान फिलहाल अभी जुड़ गए हैं। कुमार कौशलेन साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार, झारखंड और पूरे देश को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कौशलेन जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और निशांत यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, बिहार से जुड़े हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेरा कमलकांत शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, राजस्थान से जुड़ गए हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं सीधे निशांत यादव के पास जाऊंगा। निशांत जी, इसे बहुत अलग अलग तरीके से इस फैसले को, आरक्षण को एक प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई ये बिल्कुल एक ऐसा अद्भुत कार्य हुआ है और निश्चित तौर पर हुआ भी है। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? आप ये कहेंगे कि भाई हम पिछड़ों के हिमायती हैं, गरीबों के हिमायती होंगे भी, मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या इसमें सीधे सीधे राजनीतिक लाभ नहीं खोजा गया है क्या ये जो राम का नाम है, या यूँ कहें कि जो मंदिर वाला मसला है, जो कॉमन सिविल कोड वाला यूसीसी वाला मसला है, क्या उसके लिए काउंटर है क्या इंडिया वाले गठबंधन का, नीतीश कुमार का, और आगे धीरे धीरे और राज्य सरकारें भी इस पर आने वाली हैं क्या? निशांत यादव। सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग, धन्यवाद देंगे सभी लोगों का, आपका के न्यूज का हमें बुलाने के लिए। तो आज का दिन ऐतिहासिक दिन रहा। हम तो ये मानते हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देख करके एक वेलफेयर की दृष्टि से देखा जाए, बिहार के विकास की दृष्टि से देखा जाए और देश के विकास की दृष्टि से हम इसे देखते हैं। देखिए, हम एक यूथ हैं, एक स्टूडेंट हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये अंदर में ग्लानि तो रहती है कि जब हमारा गवर्नमेंट नहीं था, मीन्स आरजेडी का गवर्नमेंट नहीं था, तो ये जो पूरी पार्टियां हैं बीजेपी, पूरी तरह से इन्होंने डेवलपमेंट को रोक दिया है, चाहे वो बिहार का डेवलपमेंट हो। तो बहुत बड़ी आज ये जातीय जनगणना के माध्यम से आर्थिक ये जनगणना के बाद आज जो 75% का रिजर्वेशन जो 50% से 75% हुआ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट की चीज हुई है। और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देख करके एक वेलफेयर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बैकबेचर सब जो है जो आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक बात है। कमलकांत शर्मा का एक रिएक्शन ले लेते हैं। शर्मा जी, आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया है वहां पर, हालांकि आरक्षण को लेकर, जाति जनगणना को लेकर पूरे देश में आपकी पार्टी असहज रहती है इस सवाल पर। आपके बड़े बड़े नेता, अभी अमित शाह जी भी वहां बिहार गए थे, उन्होंने कहा था कि भाई हम भी जब सरकार में शामिल थे तो खाली नीतीश कुमार अकेले इसका क्रेडिट ना लें, तो क्रेडिट तो गाहे बगाहे दाएं बाएं इधर उधर करके आंखें चुरा के ले रहे नेता आपके, लेकिन खुलकर खम ठोक कर, दम ठोक कर ये नहीं कह रहे कि हम भी अपने राज्यों में कराएंगे और इसे लागू करेंगे। ये कहने की हिम्मत अभी बीजेपी नहीं जुटा पा रही है। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? मैं सब एक बात में दुर्गेश जी मैं सब कहना चाहूंगा कि अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये आरक्षण की स्थिति की आवश्यकता पड़ती है। बिहार की जो आवश्यकता थी और पार्टी को ये लगा कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, तो पार्टी ने समर्थन दिया। और जहाँ पर अभी ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत से राज्य है जो संपन्न है, विभिन्न जातियां अलग अलग स्थान पर अलग अलग स्थिति में हैं, तो इसे संपूर्ण देश में समान रूप से लागू हो ऐसा मुझे नहीं लगता, और शायद पार्टी भी इस दिशा में सोचती हो। राजस्थान के बारे में क्या ख्याल है? आप राजस्थान से आते हैं शर्मा जी।
देखिए, राजस्थान की स्थिति, क्योंकि वहां भी अशोक गहलोत कह चुके हैं कि हम लौटेंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, और जाति जनगणना का जो रिजल्ट आएगा वो देखने के लिए नहीं, वो भी नीतीश कुमार पैटर्न पर सब होने जा रहा है, सारी राज्य सरकारें ये करेंगी। भाई साहब, जातीय जनगणना का रिजल्ट तो अच्छा हो ही नहीं सकता। जातीय जनगणना जिस प्रकार से और कांग्रेस ने और अपनी एक नीति बना ली और जातीय जनगणना की ओर ये निकल चुके हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये विशेष रूप से जो समानता का अधिकार है उसका हनन है, और निश्चित रूप से ये इसके जो रिजल्ट है ना वो अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि शर्मा जी को कुछ दिक्कत हो रही है उनके नेटवर्क में। और देखिए, जो बात मैं कह रहा था वो स्पष्ट हो गई। शर्मा जी बिहार के मामले में स्पेसिफिक हैं, वहाँ वो खड़े हैं, लेकिन बाकी जगह वो नहीं चाहते। इससे बहुत सारे खतरे भी वो बता रहे हैं। मैं इस चर्चा में कौशलेंद्र जी को शामिल करूंगा। कुमार कौशलेंद्र बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार संपादक हमारे साथ जुड़े हैं। कौशलेंद्र जी, ओपनिंग कमेंट आपका मैं चाहता हूं। मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं आज आपसे। अनम्यूट करिए कौशलेंद्र जी। हाँ बंधु, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत प्रणाम जी। दलील दर दलील गढ़ लेंगे हम, अपने अनुसार सियासत की राह गढ़ लेंगे वाली बात हो रही है। अब देख लीजिए, आपने तो सारी बातें शुरू में ही कह दी। वो मंडल के अंदर कमंडल, कमंडल के अंदर मंडल, और एक दूसरे हमारा भी दिमाग चकरा गया, क्या है क्या मसला? ये चक्रव्यूह है, चक्कर वाला चक्रव्यूह है जिसमें सब घन चक्कर बन जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जैसे आप वो बात अभी आ गई कि अब दिल्ली वालों ने कहा है कि हम ओबीसी की गणना कराएंगे। अब ओबीसी की गणना होगी तो फिर नई कहानी होगी। अभी तो जाति गणना करा ली ना, अब ओबीसी वाली गणना होगी। तो वही कहते हैं ना, वो एक शेर है, शायर का नाम याद नहीं आ रहा, दलील दर दलील गढ़ लेंगे और फिर मतलब अपने अनुसार चीजों को मोल्ड कर लेंगे वाली बात है। यहाँ देखिए जो हो रहा है, जिस तरह से संसदीय परंपरा का क्षय हो रहा है, मतलब मुझे कभी कभी वितृष्णा होने लगती है। हमारे लोकतंत्र के संस्थापकों ने ये दशा कतई नहीं सोची होगी। अब जैसे आपसे थोड़ा सा अलग हो रहे हैं, कल जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने किया, या फिर आज जिस तरह से वो एक पूर्व मुख्यमंत्री को संबोधित कर रहे थे, जीतन राम मांझी को, ये सारी चीजें, और ठीक है आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप जातीय गणना के बाद रिजर्वेशन लागू कर रहे हैं और आपकी सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन ये जो भाषाई मर्यादा टूटती जा रही है ना दुर्गेन जी, ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए कतई लाभदायक नहीं है। और हम लोग हतप्रभ उस वक्त हैं जब ये अपेक्षा थी कि नीतीश कुमार बड़े बेहतरीन लीडर हैं, सीजन लीडर हैं, बड़े सौम्य लीडर हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं, उनसे तो इस तरह की अपेक्षा कभी थी ही नहीं। स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि वो ऐसा उनका विश्लेषण होगा। मतलब जो जनसंख्या नियंत्रण का उनका जो भाषण था वो तो अद्भुत है। मतलब वो किस सेंस में अद्भुत मैं कह रहा हूं कि आप समझ सकते हैं। उसके अतिरिक्त आज वो जीतन राम मांझी पर ऐसा ट्रीट कर रहे थे, लग रहा था कि कोई वो उनके नौकर चाकर हो, एक नेता ना हो। वो इस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। वो जो बड़े जाति और छोटी जाति का भेद सताने वाला, मतलब इनके नजर में, वो जीतन राम मांझी ने कहा ना, मैं मुसहर हूं। एक मुसहर की क्या हैसियत होती है वो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिखाई स्पष्ट शब्दों में। हाँ, भाजपा ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। भाजपा के जो नेता है विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा भी कि ये गलत है, और बीच बीच में लगातार वो टोक रहे थे। एक चीज और मुझे कौशलेंद्र जी बहुत चुभती है और बड़ा कष्ट भी देती है कि चाहे विधानसभाएं हों, चाहे लोकसभा हो, मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दूंगा आज, चूंकि उनका कोई रेफरेंस नहीं है सतीश महाना को, लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा कि मैंने शायद अपने पूरे पत्रकारिता जीवन में किसी विधानसभा अध्यक्ष को इतना एक तरीके से तराजू लेकर सदन चलाते हुए नहीं देखा जैसा महाना करते हैं। और वो पक्ष और विपक्ष दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं, और इस तरीके की बातों पे अगर कोई करता है तो उसे तुरंत टोक कर बैठा देते हैं। ये काम आज विधानसभा अध्यक्ष को उस दिन भी करना चाहिए था जब वो महिला वाला उनका भाषण चल रहा था, और आज भी करना चाहिए था। हालांकि ये बड़ी दिक्कत हो गई है कि कोई
जो विधानसभा अध्यक्ष हो वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का साहस कर सकता है क्या? कोई लोकसभा अध्यक्ष का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या बड़े नेताओं को टोक सकता है क्या? ये दृश्य बड़े अजीब से देखने को मिल रहे हैं कौशलेंद्र जी। नहीं, आज आपने देखा ना बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को, द वे ही वाज सेइंग, हाँ आप ही ना बनाए थे। मतलब लग रहा है विधानसभा अध्यक्ष जो आसन में सबसे ऊंचा होता है, उन नेता विधायक दल और नेता प्रतिपक्ष से ऊंचा होता है, उसकी वाणी में मतलब इस तरह का सरेंडर भाव, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं विषयांतरण नहीं चाहता, एक रेफरेंस के तौर पर हमने लिया इस पूरे जो आरक्षण वाला कदम है। ठीक है, नीतीश कुमार की बातें अपनी जगह है, उनकी निंदा, भर्त्सना, आलोचना हो रही और भी होगी, हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी करिए और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। जो गलत बात है उसकी निंदा आलोचना होगी। हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन माफी मांगने के बाद भी निंदा आलोचना चलती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये जो 75% वाला है, क्या ये 2024 के लिए एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया है क्या विपक्ष ने, नीतीश कुमार ने? कौशलेंद्र जी। बिल्कुल, दिस इज ए पॉलिटिकल मेलोड्रामा, नथिंग एल्स। अभी कोर्ट कचहरी होगा बंधु, अभी कोर्ट कचहरी होगा, बातें उलझ के रह जाएंगी। नहीं, पहले भी कोर्ट कचहरी हुआ है जाति जनगणना में, और वो भी कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार सरकार ने गणना कराई है, कोर्ट कचहरी हुआ है जी। इस दफा भी कोर्ट कचहरी होगा। देखिए दूसरे स्टेट्स का कारण दे रहे हैं ना, वो तमिलनाडु और बहुत सारी बातें इसमें अस्पष्ट हैं। अस्पष्ट इसलिए कि आप किस लिमिट तक जाएंगे रिजर्वेशन में। ठीक है, असेंबली से पास कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज द इश्यू। इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें अभी भी कुछ नहीं। इसमें तो कौशलेंद्र भाई बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी, जेडीयू सभी शामिल हो गए। बीजेपी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपके साथ हैं। तो अब बचा कहाँ कुछ? अब तो अगर संविधान कहीं इजाजत देता होगा तो लागू ही कर देंगे। मुझे लगता है कि पूर्व में राज्यों ने अपने अपने तरीके से आरक्षण को परिभाषित करके लागू भी किया है। देखिए हम कहना चाहेंगे, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं कौशलेंद्र जी से, ये मेरा सवाल है कौशलेंद्र जी। जी, ये जो अभी जो स्थितियां बन रही हैं भाई, ये लोग जो कर रहे हैं ना जी, इनके इंटेंशन में मुझे कोई संदेह नहीं दिखता। ठीक है, इनकी राजनीति है, चलो भाई आरक्षण देना है, अपना वोट बैंक मजबूत करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। एक आप संविधान के दायरे में ही चलेंगे, लेकिन द वे दे आर हैंडलिंग द डेमोक्रेसी, द वे दे आर बिहेविंग इन द असेंबली, ये सारी चीजें मतलब वो कहते हैं ना खीर में केरोसिन डाल रहे हैं लोग। ठीक है, ये लागू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल है नहीं है, ये विषय बाद में विवाद होएगा इस पे। ठीक बात है, ठीक बात है। अब आपने क्रक्स दे दिया, एक बिंदु दे दिया मंथन में। निशांत यादव, कौशलेंद्र जी बड़े पके पकाए पत्रकार हैं, वो कह रहे खीर में आप लोगों ने केरोसिन डाल दिया, इसका स्वाद आप बताइए क्या होगा? मैं तो कल्पना ही कर रहा हूं, दिवाली का मौसम चल रहा है, मीठा मीठा लोग खा रहे हैं, उसमें केरोसिन, खीर में केरोसिन, बर्फी में केरोसिन, ये क्या कहना चाह रहे हो? क्या ऐसा है क्या? कौशलेंद्र जी बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार होंगे, उनका मैं सम्मान भी करता हूं, लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने 2-3 बातें कही, बिल्कुल एक अच्छे शायर भी हैं, खीर में केरोसिन डालने वाली बहुत सारी बात उन्होंने कही। लेकिन वो जो कह रहे हैं समाजवादी विचारधारा, जो लालू प्रसाद यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल की कमेटी, हमारा जो संगठन है, वो हम हमेशा जो चीज ठानते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और अभी जो 75% रिजर्वेशन वो जो अभी आया है उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप 90 से देख लीजिए, लोग आज बिहार में 90 से पहले और 90 की बाद की गणना कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान लिखा गया, जिसमें रिजर्वेशन दिया गया, उस चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लालू प्रसाद जी के 90 से पहले और 90 के बाद के सेशन को। और अभी वही जब 2014 के बाद एक लंबे अरसे के बाद हम लोग गवर्नमेंट में आए, मतलब 15 साल, 17, 18, 19 साल लगभग होने वाला है, 18 साल होने वाला है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी के संगठन, मतलब अभी सरकार आई, तो हम लोग जातीय जनगणना करवाए और जातीय जनगणना के अनुसार, आर्थिक गणना के अनुसार भी उस रिजर्वेशन को बढ़ा करके वो इम्प्लीमेंट भी होगा। तो सिर्फ वादे करने वाली सरकार हमारी बिहार सरकार नहीं है। अभी देख लीजिए 10 लाख रोजगार की जो बात अभी वादा किया गया था तेजस्वी जी के द्वारा,
और उसको भी हम लोग वो पारित करके, और हम लोग लगातार नौकरियां बहाली पे बहाली दे रहे हैं। 1 लाख। निशांत, सॉरी टू इंटरप्ट, निशांत थोड़ी देर बिल्कुल। के लिए, निशांत जी थोड़ा सा आपको इंटरप्ट क्योंकि आप बोल रहे थे तो हम बीच में नहीं कह रहे थे। अपने बुरा नहीं मानिएगा, आप जी। अपने लिए बात कर। मैं निशांत एक प्रवक्ता से सवाल नहीं कर रहा हूँ, निशांत एक इंडियन यूथ से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप भारत के युवा हैं, थोड़ी देर के लिए निशांत, अभी जो हमारे लीडर्स का जो आचरण है, जो वो कर रहे हैं एज ए यूथ, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल के स्पोक पर्सन से पहले तो मैं एक लीडर हूँ, बिल्कुल। तो अभी आप जो कर रहे हैं, उनका आचरण, उनका वो जो बोलने का ये जो वर्ड्स है, उसके अलावा भी अगर आप देखें तो बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली की है। इससे होगा क्या, जो देख लीजिए आप। 1-2 शब्द सेंटेंस पे मत जाइए, आप देखिए कि यूनिवर्सिटी सुधरेगा या नहीं। नेताजी आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं। नेताजी डाइवर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप एक चीज को पकड़े हुए हैं। लेकिन इतना ज्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो शिक्षक निशांत यादव, मैं पूछना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी में कैसे डेवलपमेंट होगा, हमको आप समझाइए। कैसे आप कह रहे हैं कि पीछे वाले आगे आ जाएंगे? पीछे वाले तो बहुत आगे आ चुके हैं अब भाई। आप देखिए, ज्यादातर राज्यों में चीफ मिनिस्टर पिछड़े वर्ग के हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं। अब तो क्रांति हो चुकी, मंडल की क्रांति हो चुकी। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कोई नाम नहीं ले रहा है ना। क्रांति करने वाले तो वही हैं। और जितने लीडर हैं, अगर वीपी सिंह मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करते तो इनका कहीं पता नहीं होता। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब उसी की देन है। सिंह और बीपी मंडल जी हम सबकी बात मानते हैं, लेकिन अगर बिहार का विकास करना, देश का विकास करना है तो कैसे होगा? आप जैसे कह रहे हैं, ये आरक्षण बढ़ गया, विकास कैसे होगा? यूनिवर्सिटियां कैसे सुधरेंगी? पाठ्यक्रम कैसे सुधरेंगे? जो एक शिकायत रहती है कि ओबीसी वर्ग के लोगों को शिक्षा में, पठन पाठन में वो स्थान नहीं मिल पाता, वो कैसे मिलेगा? जरा समझाइए सर। 1 मिनट समझने की कोशिश करें। रिजर्वेशन के थ्रू पठन पाठन में भी रिजर्वेशन मिलता है और नियुक्तियों में भी रिजर्वेशन मिलती है। हमारा ये कहना है कि बिहार का पॉपुलेशन 12-13 करोड़ है और 13 करोड़ पब्लिक के बारे में हमें सोचना है। अगर मुट्ठी भर लोग रिजर्वेशन को ये के अगेंस्ट में जाकर के उन सब का डेवलपमेंट रोकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और यही राष्ट्रीय जनता दल आज के दिन क्या किसी पार्टी का क्या साहस है क्या? आप देखिए, बीजेपी ने कह दिया ना कि वो भी शामिल थे इसमें, उन्होंने भी छौंका लगा दिया उसी में। बीजेपी ने भी छौंका लगा दिया कि भैया मेरा भी जरा लहसुन और मिर्चा ले लो अपनी खिचड़ी में। उन्होंने डाला, तुरंत छौंका लगा दिया कि भैया मैं भी था उसमें। यहाँ हम लोग अपने अधिकार को लेंगे और हमारा ये अधिकार है, वो हम लोग भीख में नहीं हम लोग रखेंगे। हम लोग अधिकार को एकदम सम्मान के साथ लेंगे और यही सम्मान उन गरीबों को, उन वंचितों को राष्ट्रीय जनता दल की सरकार दे रही है। राजनीतिक उदय कैसे होगा? मेरा भी एक युवा से प्रश्न है, कैसे आगे राजनीतिक उदय कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोगों ने एक आरोप लगता है कि जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं वो क्रीम और मलाई चाट गए। कुछ जातियां, जैसे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं, बीजेपी भी बार बार कहती है, लेकिन बीजेपी भी ला नहीं रही। रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है, बीजेपी भी इसको आम नहीं कर रही, पता नहीं क्या करेगी उस रिपोर्ट को रख के। लेकिन ये जो क्रीमी लेयर 2-4-5 जातियां, ये पूरा का पूरा हक हड़प गई। मुख्यमंत्री भी उसी वर्ग के बनते हैं, उप मुख्यमंत्री भी उसी वर्ग के बनते हैं, सारी चीजें हो जाती। इस पर क्यों नहीं बात करते आप लोग? भाई सारा यादव जी का सारी सुविधा लेंगे क्या, बाकी लोग क्यों नहीं लेंगे? भाई यहाँ पे कोई यदुवंशी सेना हम लोग नहीं चला रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं A to Z की पार्टी। और A to Z की पार्टी में हम सवर्णों को भी उतना ही वैल्यू और उतना ही परसेंटेज और उतना ही अधिकार और उतने ही अच्छे जगह पे हम लोग रख रहे हैं जो हम लोग बैकवर्ड्स को भी दे रहे हैं। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह जी, अभी और भी शिवानंद तिवारी जी, मनोज झा जी, हम लोग के यहाँ सभी A to Z की पार्टी तो सारे प्रमुख पदों पर मुझे लगता है अगड़े हैं। ये अगड़े हैं। कहाँ ओबीसी के अन्य जातियां कहाँ हैं? सब सारे लोग अगड़े लोग हैं। डिबेट कर जाएंगे दुर्गेन जी। अगर ये जगदा बाबू की बात करेंगे तो मैं फिर रघुवंश बाबू की बात करूंगा। रघुवंश बाबू को अंतिम समय में राजद ने कितना सम्मान दिया उस पर मैंने इंटरव्यू किया था, मैं उसका गवाह हूं। वो जो अपने गांव में थे, खाट में लेटे हुए रघुवंश बाबू, यहां तक कि कार्यालय में ताला लग गया था। मेरा इंटरव्यू हो, मैं कभी आपको भेजूंगा। मैंने उनका कोरोना में इंटरव्यू किया था रघुवंश बाबू का, और वो कह रहे थे कि भाई मेरी पार्टी के लीडर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोरोना में कार्यालय नहीं खुलना चाहिए, जबकि इस समय सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मदद की जरूरत है लोगों को। और इसी बात को लेकर मैं नाराज होकर गांव में बैठा हूं।
इशारों इशारों में बहुत सारी चीज़ें कह दी थी। बाद में जब रघुवंश बाबू नहीं रहे, वो खुद ही कोरोना का शिकार हुए और दिल्ली में वो नहीं रहे, तो फिर सारी चीज़ें बाद में फिर बहुत सारे फूल पत्थर लेकर लोग पहुंचे, लेकिन रघुवंश बाबू सहमत नहीं थे इस बात को लेकर। और ये जो मनरेगा जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है उन्हीं की देन है ये सब। आप एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं किसी भी एक देखिए वही बात है ना, अरे पॉइंट ही पॉइंट है, एक कहाँ पकड़ रहे हैं यार निशांत यादव भाई, सारे पॉइंट ही जब छोड़ दोगे भाई। सदन के अंदर एक महादलित को आपकी सरकार का मुख्यमंत्री अपमानित करेगा, तो आपके बयान को हम मान लेंगे क्या? आपके बयान को हम मान लेंगे कि आप कह रहे हो कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं? भरी विधानसभा में वो जीतन राम मांझी, कोई उनकी उम्र हमारे आप जैसी तो है नहीं, काफी एक उम्र के नाते भी मुझे लगता है नीतीश कुमार के आसपास ही होंगे वो, और आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। आज इतने दिनों बात कर रहे हो कि मेरी मूर्खता थी। ये कौन सी बात है भाई, ये कौन सी बात है? इसका मतलब कि आपका जो अंदर है वो बाहर आ जाता है बीच बीच में। निशांत यादव, सम्मान करना नीतीश कुमार जी जानते हैं, और ये जीतन राम मांझी ये सम्मान है, इस तरह सम्मान करेंगे नीतीश कुमार? देखिए नीतीश कुमार जी के, और लालू जी ने भी इस पे कुछ नहीं कहा, राबड़ी जी ने कहा हो जाता है, निकल जाता है मुंह से। कौन सी बात है भाई ये? एक मतलब सारे लोग पिछड़ों में भी सबसे अगड़े वाले कब्जा किए रहेंगे, वही किसी को बोलने नहीं देंगे, वही तय करेंगे। कौन सी बात है भाई? नीतीश कुमार भी पिछड़ों में अगड़े हैं, आप लोग भी पिछड़ों में अगड़े हो। में इस तरीके की शब्दावली यूज की है तो वो दलितों को नहीं बल्कि वो एक कलीग को बोल रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं। क्या बात है, उनके मित्र हैं, उनके साथ काम करने वाले, और उम्र का अगर मित्र को ऐसे अपमानित करते हैं? मुझे नहीं लगता कि मित्र को ऐसे अपमानित करते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर अजय आर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर आर्या से मैंने अनुरोध किया कि आपकी आज की बहस बड़ी महत्वपूर्ण है और उनका आना बड़ा जरूरी है। मैं पुनः आभार करूंगा डॉक्टर आर्या का कि वो आ गए। डॉक्टर आर्या, मैं आपके पास आ रहा हूं। नीतीश कुमार ने जो ये आज दांव चला है, मैं दांव ही कहूंगा, इसको किस तरह देखते हैं आप? डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। जी जी बोलिए। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा दुर्गेश जी विलंब हो गया, और परंतु मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में था, इसलिए नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल वक्त पर आए आप, बोलिए कृपया। नहीं, बहुत बहुत अच्छी चर्चा आपके यहाँ चल रही है, और मैं देख रहा हूँ कि 75% रिजर्वेशन का मामला इस समय तूल पकड़ रहा है, गर्मा भी रहा है। ये स्वाभाविक है, देखिए ये होएगा ही होएगा, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को आश्चर्य करने की जरूरत है नहीं जी। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है आगे आने वाले 6-8 महीने में, इस पूरे देश की राजनीति में बहुत बड़ा समझिए भूचाल सा आने वाला, जो मुझे लगता है। और जो मैंने पढ़ा अभी जी, अन्य चैनल के माध्यम से भी मैंने देखा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस समय किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि जब भी ये लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल पे आ जाएगी तो बहुत सारे लोग असहज हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी को भी असहज महसूस कर रहा हूं। और चूंकि वो असहज महसूस कर रहे हैं, इस वजह से नीतीश कुमार जी बार बार इस बात को और पुरजोरी से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो खेल सारा वही है कि 2024 का चुनाव कैसे लड़ा जाए, और चूंकि फ्रंट फुट पे नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से चेहरा बनने की भी एक प्रतिस्पर्धा मुझे ऐसा संभवतः प्रतीत हो रही है। कई बीच बीच में उनके बयान भी आए, सूत्रों के हवाले से खबर आया कि उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ रहे हैं जी। तो बेसिकली मुझे लगता है कि नैरेटिव बहुत क्लियर है, और उस चक्कर में कभी कभी सेल्फ गोल भी हो सकता है कि किसी के लिए कुछ बात निकल जाए, बनस्पति उसके कि उसको डिफेंड करने के, उस पर खेत वक्त कर देना ज्यादा अच्छा होता है। जी जी। डॉक्टर साहब एक चीज और मुझे दिख रही है। मैंने जो इस चर्चा की प्रस्तावना में भूमिका में इस बात को कहा कि अब बीजेपी वो वाली नहीं है जब मंडल वर्सेस कमंडल हो जाए। अब बीजेपी के कमंडल में भी मंडल है, मंडल के बूंदे हैं, बल्कि ठीक ठाक है। 43% वोट मिला है उन्हें 2019 में। इसको कैसे देखते हैं नीतीश कुमार? ये जो कमंडल में चला गया है मंडल, इसको कितना बाहर लेके आ पाएंगे? और इंडिया वाले गठबंधन के जो उनका झोला और जो लिए हैं गठबंधन वाले, झोले में जा पाएगा? देखिए, मैं फिर बहुत पुरजोर तरीके से कह रहा हूं, बिल्कुल आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि अगर
आगामी चुनाव केवल जात व्यवस्था, जाति आधारित हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे असहज महसूस करेगी। मैं पिछला चुनाव मुझे भी याद आता है जिसमें योगी जी पुनः मुख्यमंत्री जी बन के आए, उसमें भी तुरंत एक अदर बैकवर्ड क्लास के मंत्रियों की एकदम बाढ़ सी आ गई 4-5 महीना पहले। तो जो आप कह रहे हैं मिक्स वेज टाइप का जो रेसिपी है वो तैयार रखा हुआ है इनके पास, और समय समय पर उन नेताओं को ये आगे करते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कुछ जातियां ऐसी हैं, अगर वाकई में अपोजिशन पार्टी उस पर और ध्यान दे दे तो भारतीय जनता पार्टी का जो कमंडल में मंडल का तड़का है वो हल्का पड़ सकता है। जी मैं एक बार पुनः जाऊंगा। मंडल और मंडल की बात मैं आ रहा हूं, निशांत आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि बस अब अंतिम चरण में है, मैं आ रहा हूं। मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा, कमलकांत शर्मा राजस्थान से जुड़े हैं। शर्मा जी, असहज तो आपकी पार्टी होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपके लिए चुनौती है 2024 के लिए, या आप फिर वो कमंडल को बिल्कुल ऊपर से सील पैक कर देंगे? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासनात्मक और एकदम विश्वास करने वाली पार्टी है। ये जातीय कुछ पॉलिटिकल बोल दिया करो महाराज, हम बौद्धिक बहुत सुने हैं, संघ का बौद्धिक बहुत सुने, संघ की भी रिपोर्टिंग बहुत की हमने। बोलिए। अब ये जातीय गणना जिस प्रकार से कांग्रेस ने और अन्य दलों ने जिस प्रकार से धीरे धीरे शुरू की है, इनका परिणाम दुखद रहेगा आगे जाकर, क्योंकि ये सही नहीं है। कांग्रेस आजकल आपके निशाने पर है। हम देख रहे हैं आपके सारे नेता, उत्तर प्रदेश में योगी जी पहले कांग्रेस को भाव नहीं देते थे, अब देख रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मोदी जी अगर 57 मिनट के भाषण में 37 बार कांग्रेस 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 करते हैं। कांग्रेस इधर दर्द दे रही इस जाति जनगणना में, मुझे लगता है, और यहां तक कि वो अपने गठबंधन के लोगों को भी दर्द देने लगी, अखिलेश यादव को भी दर्द मिल रहा है उससे। कारण यही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातीयता में बांटने की राजनीति नहीं करती और बांटने की राजनीति। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल नहीं करती। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ निशांत यादव, 20 में कृपया नहीं, बिल्कुल 20 में नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूँ। बोलिए निशांत, एक छोटा सा रिएक्शन मैं लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं, फिर मैं कौशलेंद्र जी और डॉक्टर आर्या के पास जाऊंगा। निशांत बोलिए। बिल्कुल, ये लोग जो है बीजेपी वाले जो धर्मीयता में ये काम करते हैं, जातीय तो ज्यादा छुपा के रखते हैं, लेकिन धर्म। अरे ये ठीक है, ये बताओ कि कांग्रेस आप लोगों को ओवरलैप कर रही है जाति जनगणना के मुद्दे पर। अखिलेश यादव भिनगे फिर रहे हैं, बिल्कुल नाराज हैं, और तेजस्वी यादव ने भी थोड़ा हल्का फुल्का समर्थन किया था अखिलेश के साथ, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उससे कैसे निपटोगे ये बताओ? रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन जहां डेवलपमेंट की बात आती है वहां पे डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। बता दीजिए, यूनिवर्सिटी 7 यूनिवर्सिटी बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने दी। अब देख लीजिए 2014 में प्रोफेसर लेक्चरर की बहाली हुई, उससे पहले 1993 में शिक्षक बहाली 25,000 की शिक्षक बहाली हुई, जो रिकॉर्ड था। अभी देख लीजिए 1,20,000 एक बार रिकॉर्ड बना। तो सीधी बात है, विकास और विनाश ये दो चीज है। विनाश करने वाले बीजेपी वाले लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल विकास करने वाले। अरे आ जाएंगे, चारा वारे में डिबेट कर लेंगे। अब चारा से आगे बढ़ गए, बहुत छोटा घोटाला था, बहुत बड़े बड़े घोटाले अब आ गए। मैं किसी घोटाले को जस्टिफाई नहीं करता, उनको सजा मिल गई, जेल भी हुआ है। कौशलेंद्र जी, वो एक छोटी सी टिप्पणी कि ये कितना कारगर होगा इंडिया गठबंधन के लिए, घूम करके भी देखिए कितना। कौशलेंद्र जी, निशांत जी आपका वक्त हो गया, प्लीज कौशलेंद्र जी एक छोटी सी टिप्पणी, बस मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम को। ये सियासी शगुफा है। अभी भाजपा के खेमे से नया शगुफा आने दीजिए, उसके बाद हम कुछ और चर्चा करने बैठ जाएंगे। नहीं, शगुफा है कि भाजपा मास्टर स्ट्रोक मारेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक भाजपा से बहुत आते हैं। अभी आपने रोहिणी आयोग वाली बात करके आपने कुछ इशारा ही दे दिया दुर्गेन जी। अभी ओबीसी गणना होगी, अभी बहुत कुछ हम लोगों के लिए विश्लेषण के लिए बहुत मसाला मिलने वाला है। ठीक बात है। नेताजी लोग बस अनाप शनाप बक के, और मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है यार, विधानसभा में जो बातें हो रही है ना, इतना लेवल गिर जाएगा कभी नहीं सोचा। चलिए मैं इस पर चर्चा करा लूंगा, एक लेवल गिरने में चर्चा करा लूंगा। डॉक्टर अजय आर्या, अंतिम टिप्पणी आपकी इस कार्यक्रम की, अंतिम टिप्पणी डॉक्टर अजय आर्या जी। जो हमारे मित्र कह रहे थे कि बातचीत का लेवल पूरे समाज में ही गिर गया है। ये गंभीर चर्चा का विषय। कभी दुर्गेन जी इस पर चर्चा करिए कि मैं अवश्य करूंगा, बिल्कुल करिए। और दूसरी बात जो अभी कही जा रही है कि
अभी नया शिगुफा आएगा। निश्चित तौर पे इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा जरूर करेगी और पूरी मीडिया उसके हम लोग सब बैठ के फिर चर्चा कर रहे होंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड में है। वो नहीं चाहती कि किसी प्रकार से ओबीसी का जो मुद्दा है वो हावी हो सके, और ये केवल लड़ाई उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये हिंदी बेल्ट की लड़ाई है। प्लीज इसको ध्यान रखिए जी। हिंदी बेल्ट में जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जहां पे राम मंदिर है, जिसका एक ब्लास्ट होने की संभावना है जनवरी के आते आते, केवल ये कवायद वही चल रही है कि अदर बैकवर्ड्स को कुछ नहीं मिल रहा है, अदर बैकवर्ड्स बहुत पीछे है। जातीय जनगणना में जितना फ्रंट फुट पे अपोजिशन खेलेगा, पोजीशन हमेशा प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। बाकी जो बात चल रही है कि कोई नई गुगली आने वाली है, उसका इंतजार करना बड़ा जरूरी हो जाएगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय आर्य, बहुत धन्यवाद। कमलकांत शर्मा बहुत धन्यवाद। निशांत यादव आपका धन्यवाद। कुमार कौशलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। संघर्ष बड़ा भीषण होगा 2024 का और बहुत दिलचस्प भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।